आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। हमारे खास प्रोग्राम नजरिया में आप सभी का इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को नई आबादी पॉलिसी 2021-30 जारी कर दी है। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में इजाफी आबादी पर इजहार तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इजाफी आबादी तरक्की में रखना है। यूपी में जारी पॉलिसी परेशानी का हल करेगी, इसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि आबादी काबू करने की कोशिशें जरूरी है। कई दहाइयों से इजाफी आबादी पर तबादला ख्याल हो रहा है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से इस पर चर्चा चल रही है। आबादी काबू करने के लिए बेदारी जरूरी है। सीएम योगी ने साफ किया कि सबसे पहला काम बेदारी का है, इसी से हदफ हासिल होगा। यूपी के वजीर आला योगी ने आगे कहा कि जहां आबादी पॉलिसी नाफिज वहां अच्छे नतीजे दिखे। आबादी काबू करने का मकसद रियासत में खुशहाली लाना है। नई आबादी पॉलिसी में हर तबके का ख्याल रखा गया है। हाउस का बटन दबाकर इसका पीसीआर की प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करें। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें, और जिसका निरंतर चलना है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ये ऐसी चीज़ें लाना चाहते हैं जिससे लगता है इनको कि पोलराइजेशन होगा, मगर अब जनता जो है इन चीज़ों के चक्कर में रहेगी। जनता अब जो चाहती है एक बीजेपी से इस देश को छुटकारा मिले। इनके पास कोई विज़न नहीं है। आज देश की हालत आप जैसा जहाँ देखें हर तरह तबाही की तरफ है। हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। देश में कोविड आने के बाद लोग भूखे मर रहे हैं। तो अब जो है ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है, जो ये नहीं चलने वाली है। ये मुझे लगता है कि सब इकट्ठा होकर अब की बार इस देश के संविधान को मानने वाले लोग एक साथ आएंगे और अब की बार बीजेपी को यहाँ से उखाड़ेंगे। अब ये सब चीज़ें बहुत सारी 6 महीने में चीज़ें आएंगी पोलराइज करने के लिए। कहीं मौलाना पकड़े जाएंगे, कहीं किसी को ज़बरदस्ती दहशतगर्द बनाया जाएगा, तो ऐसी चीज़ें आएंगी। और इसी मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लीडरान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ शमसी आज़ाद साहब हैं बीजेपी से। शमसी साहब, आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम नजरिया में। नई आबादी पॉलिसी आई है, आबादी कंट्रोल करने की बात की जा रही है। बढ़ती आबादी मुल्क के लिए ख़तरा है। जो संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या हमारे टेक्नोलॉजी की हम बात करें, उन तमाम चीज़ों का दोहन हो रहा है अगर आबादी बढ़ती रही इसी तरीके से। उत्तर प्रदेश के अंदर ये नई पॉलिसी नाफिज की गई है।
क्यों अपोजिशन को इस पर एतराज हो रहा है और आप पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि आपने इसी वक्त क्यों इसको लॉन्च किया? इलेक्शन है इस वजह से? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया आपका अपने चैनल पर बुलाने के लिए। अच्छा प्रोग्राम आपका जो इस वक्त पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है। एक अकलियत का स्पेशल समझ लिए कि आप लोगों का प्रोग्राम होता है। देखिए, जनसंख्या, आबादी, पॉपुलेशन, ये एक ऐसी जटिल समस्या है, ये एक ऐसी विश्वव्यापी, ये समझ लीजिए बीमारी की तरह है कि जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी आलम इंसानियत में इस वक्त इस पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से आबादी को कंट्रोल किया जाए। आबादी की वजह से ही बहुत सारी परेशानियां अपने आप पैदा हो जाती हैं। हम खैर मकदम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने हिंदुस्तान में इसकी पहल की और बहुत दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी। ये अलग बात है कि इस वक्त इलेक्शन का मौजू है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो विपक्ष को अपनी जमीन तलाश करना है, विपक्ष को मुद्दा बनाना है, विपक्ष को जनता का अपने को खैरखा साबित करना है, अपने को हमदर्द साबित करना है। तो हम जो भी फैसला लेंगे अवाम की फलाह बहबूदी के लिए, अवाम के फ्यूचर के लिए, अवाम के ख्याली के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, वो सब कुछ इनको बुरा लगेगा। हम नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने और हमारे उलमाओं ने भी इसका जो है तो खैर मकदम किया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के इस बयान का और उनके इस कानून का कि आबादी जैसी जटिल समस्या को कंट्रोल में करने के लिए जो भी कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ एक बिरादरी के लिए बनेगा, ये कानून एक जाति के लिए बनेगा, ये कानून किसी एक पार्टी के लिए बनेगा। जो भी बनेगा वो देश की तरक्की के लिए बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनके साथ है पूरी तरीके से और उनका खैर मकदम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और हिंदुस्तान के बाहर भी इस फैसले की जो है तारीफ की जा रही है। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये कानून, काफी कंट्री में कानून लागू भी है और जहां पर भी ये कानून नाफिज है वो देश आज तरक्की के रास्तों पर बेइंतहा आगे तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हमारा देश पीछे है तो इसके सबसे बड़ी वजह जो है वो जनसंख्या, आबादी। तो विपक्ष जो है तो अपना कुछ ना कुछ। शमसी साहब, ठीक है, आबादी कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों? आप मरकज से ऐलान करें ना, पूरे मुल्क में इसे नाफिज करें। सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसे क्यों नाफिज किया जा रहा है और वो भी इलेक्शन के वक्त? देखिए, जब भी शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है और कोई ना कोई एक आदमी इसकी शुरुआत करता है। तो आप मान लीजिए कि शुरुआत हो गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जहां कहीं पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबसे पहले उन सारे सूबों में हम ये जो है कानून नाफिज करेंगे। उसके बाद जो भी है, जो बीजेपी के बाहर जो है उनके पर भी प्रेशर बनाया जाएगा, उनको भी समझाया जाएगा। अगर वो समझदार होंगे, नहीं समझदार होंगे तो वहां की आवाम खुद जो है इस बात को तस्दीक करेगी, इस बात को खुद क्या मानेगी कि जो है यहाँ पर पॉपुलेशन की समस्या है, पॉपुलेशन की जो एक गंभीर बीमारी है आबादी की, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस कानून को आप देखिएगा धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में बहुत जल्द फैलाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इसकी शुरुआत कर रही है नई पॉलिसी लागू करने के लिए। आप कह रहे हैं कि सबके लिए सेम रूल है, किसी के साथ कोई यहाँ पर फर्क नहीं किया जाएगा, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो पॉलिसी है वो सबके लिए है। तो फिर एक खास तबके के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं? एक खास तबके के लोग नहीं, माफ कीजिएगा, एक खास तबके के लोग नहीं, एक खास पार्टी के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग इस मुद्दे को उछालना चाहते हैं और उनका साथ दे रही है कांग्रेस। दोनों की सियासी जमीन उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से खिसक चुकी है और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का भी सफाया हो रहा है। तो इनको अपनी जमीन तलाश करना है, इनको मौका चाहिए होता है। मैंने पहले ही कहा कि हम जो कुछ भी अगर फैसला करेंगे, जो कुछ भी हम बात करेंगे, हमारे लीडरान, हमारे मुख्यमंत्री करें, हमारे प्रधानमंत्री करें, कोई भी जो बयान देगा तो उसका इनको विरोधी करना है, क्योंकि अपनी कोई कारगुजारी तो बयान कर नहीं सकते और ना हमारा ये समर्थन कर सकते। तो इनको कोई ना कोई बात लेकर विरोध पैदा करना है, जनता के बीच में भ्रम फैलाना है, जनता को गुमराह करना है कि ये कानून ऐसा आ गया, ये कानून वैसा आ गया। आज आप पता लगा लीजिए तो जितने भी पढ़े लिखे तबके हैं, जितने भी काबिल हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है या पेशे से कोई भी कारोबार जो सक्सेसफुल मैन है, आप उनके बारे में पता कर ले तो आपको 95% मिलेगा कि उनके 2 से 3 बच्चे ही हैं। बहुत कम आपको मिलेंगे ऐसे लोग, 2 से 4% ही मिलेंगे जिनके 4, 5, 6 बच्चे होंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा कानून है, इसमें उनको पता नहीं क्या बुराई नजर आती है। अब उनको ये लगता है कि ये किसी को खुश करने के लिए, ये किसी को नाखुश करने के लिए। तो कहीं पर भी हमारी पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया गया कि एक खास बिरादरी के लिए कानून बनाया, या एक खास पार्टी के लिए बनाया गया। उनको एतराज करना, एतराज करें, उनके एतराज से हमारे देश की तरक्की पर हम किसी भी तरीके से समझौता नहीं कर सकते। हमको सिर्फ और सिर्फ देश का विकास करना है, और हमको जो भी कानून करना पड़ेगा, जो भी चीजें नाफिज करनी पड़ेगी, वो किया जाएगा। चलिए, एक रिपोर्ट का मैं हवाला देना चाहूंगी शमसी साहब, आप इतने अच्छे से तमाम चीजें समझा रही हैं, तो एक रिपोर्ट का मैं यह हवाला देना चाहूंगी। हिंदुस्तान में TFR टोटल 2.1 है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक खातून औसत 2 बच्चों को पैदा करती है, 2.1 का। अगर ये आंकड़ा रहता है तो जनसंख्या कंट्रोल में रहती है, आबादी कंट्रोल में रहती है, और ये आंकड़ा पार होता है तो आबादी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यूपी के अंदर 57 जिलों में TFR 2.1 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि आबादी बैलेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी के 11 जिले ऐसे हैं जहां TFR 4 है, यानी कि एक खातून औसतन 4 बच्चों को यहां पैदा करती है। सूबे में 19 जिले ऐसे हैं जहां पर TFR 3.5 से 4 के बीच है। 28 जिलों में TFR 3 से 3.5 के बीच है। 19 जिलों का जिक्र किया जा रहा है। क्या उन 19 जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है? देखिए मोहतरमा, हमने पहले ही बताया कि कानून जब भी बनाया जाता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कोई कानून बनाते हैं तो वो किसी एक बिरादरी के लिए, एक मजहब के लिए, एक पार्टी के लिए, नहीं, मैं शमसी साहब ये नहीं कह रही कि ये एक बिरादरी के लिए बनाया गया कानून। मैं इस कानून की मुखालिफत नहीं करी, लेकिन मैं इस कानून के दाव पे समझना आपसे चाह रही हूँ। जिस वक्त इसे लेकर आया गया है और अपोजिशन इस पर जो सवाल उठा रही है, उसके मुतालिक मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 32 से 35 करोड़ आबादी है, तो हमारा टारगेट ये है आबादी पर है। हम अलग अलग जिलों के हिसाब से लेके नहीं चल सकते कि वहां पर एक औरत कितने बच्चे पैदा कर रही। हम टोटल आबादी को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कानून नाफिज किया है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर एक बच्चे हैं तो वहाँ पे कानून नहीं नाफिज होगा जब तक वहाँ 4 बच्चे न पैदा हो, या जहाँ 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर स्पेशली कानून नाफिज किया जाएगा, ऐसा भी नहीं। हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश हमारा मॉडल प्रदेश बन जाएगा तो उसी की तरफ से हम हिंदुस्तान के सभी सूबों में जहां पर ऐसा सिचुएशन है कि जहां पर भी आबादी ज्यादा हो या जहां पर भी आबादी कम हो, ऐसा नहीं कि गोवा में आबादी कम है तो वहां कानून नहीं लगेगा, सिक्किम में आबादी कम है तो वहां नहीं लगेगा, मिजोरम में आबादी कम है वहां नहीं लगेगा। हर उस जगह पर इस कानून को नाफिज किया जाएगा जहां पर भी हमारी आबादी है, जहां पर भी हिंदुस्तान में आबादी को कंट्रोल करने के लिए पूरे। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से आप करें, बीजेपी शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश से करे, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लीडर मौजूद हैं, चर्चा में शामिल उन्हें भी करते हैं। आशीष साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हालांकि बाद में राब्ता उनसे कायम किया जाएगा, बात होगी, उनसे भी हम सवाल लेंगे। शमसी साहब, आप क्या अक्सर ये होता है कि विपक्ष जब आता है तो उसकी आवाज ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है, आप इस बात से बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि टेक्निकल खामी भी हो जाती है। हालांकि वो जुड़ेंगे ऐसा नहीं है और वो इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। लेकिन शमसी साहब, मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की, ठीक है, वक्त इलेक्शन का है, 2022 में इलेक्शन होने हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना, सियासी चश्मे से इसे देखा जाएगा। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ, मेरा सवाल पहले कंप्लीट सुन लीजिए, शमसी साहब, मेरा भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मरकज में इक़्तिदार में आप 7 साल से हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है, अच्छी बात है ये, लेकिन यही वक्त क्यों चुना गया और सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही पहले क्यों चुना गया? आप पूरे नेशनल लेवल पे कीजिए। हमने देखिए पहले ही आपको इस बात का जवाब दे दिया है मोहतरमा, कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, कोई ना कोई एक आदमी जो शुरुआत करता है। हम जब भी शुरुआत करते तो कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है तो वहां की वजह से शुरुआत कर दी गई, महाराष्ट्र में इलेक्शन है वहां की वजह से शुरुआत कर दी गई, पंजाब में इलेक्शन है वहां की वजह से। हमारा फोकस इलेक्शन पे कभी रहा ही नहीं। हम हर उस वक्त जो है कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं कि जब भी उसका सही मौका होता है। आज मौका आ गया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी मेजॉरिटी में है, तो हमने ये कानून यहाँ पर नाफिज करना शुरुआत कर दी है। तो हमको इलेक्शन से कोई हमारा लेना देना नहीं है। इलेक्शन हमारे लिए अभी बहुत दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह जनता हमारे साथ है, वोटर हमारे साथ है, तो हम हर बात को इलेक्शन से जोड़कर नहीं चलते।
चलिए, हमने आशीष पहले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हाँ आपकी आवाज आ रही है। इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम पर। आशीष साहब, बीजेपी की जानिब से कहा जा रहा है कि आप इस पॉलिसी को जानबूझकर इसकी मुखालिफत करें, जबकि ये पॉलिसी तो सबके लिए है। फिर आप क्यों इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्यों इसका विरोध? देखिए, निश्चित रूप से ये तो माना जाता है कि जो देश की आबादी है वो पिछले कई सालों से, वर्षों से काफी ज्यादा बढ़ी है और कहीं ना कहीं इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता जरूरी है। पर यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि जो भी नियंत्रण के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, उसका असर जो आज हम कदम उठाएंगे उसका असर कम से कम 15 साल 10 साल बाद जो है वो नजर आना शुरू होगा। ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आज हमने कोई लागू किया और कल से जो है भारत की जनसंख्या जो है कम हो जाएगी या नियंत्रित हो जाएगी। इसको एक लंबा, आप मान के चलिए कम से कम 10 से 15 वर्ष का समय जो है वो चाहिए। जो भी आप जिस भी तरीके से कानून या जागरूकता, और मैं तो समझता हूँ जागरूकता ज्यादा जरूरी है, कानून उतना कारगर नहीं होगा, जागरूकता ज्यादा जरूरी है। जागरूक करना जरूरी है लोगों को, इसके बारे में बताना, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है देश के लिए और व्यक्ति विशेष के। अब आता है कि क्या इसकी जो टाइमिंग है चुनाव के नजदीक ला करके और ऐसे वक्त पे लाया जा रहा है, तो जबकि आज जो है अगर आप देखें तो प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए रोजगार पे, क्योंकि आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, पहले नोटबंदी हुई तो बहुत से जो छोटे बड़े व्यवसाय थे, प्राइवेट कंपनियां थी, कॉर्पोरेट कंपनियां थी, उन पे असर पड़ा उसका। और हमने देखा कि जिन कंपनियों में कहीं अगर एक एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण के तौर पर अगर 100 आदमी काम करता था तो वो लगभग 50 से 60 पे आ गए। उन्होंने अपने 40 एम्प्लॉय जो है इसी अनुपात में हटाते चले गए वो लोग। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग अनएम्प्लॉय हुए, अब उनको भी अपने परिवार को खाना खिलाना है, उनको उनका भरण पोषण करना है, कैसे करेंगे? तो आज प्राथमिकता ये होनी चाहिए। फिर आपने जो है जीएसटी लाए, उससे भी कई जगह व्यापार पे असर पड़ा, फिर कोरोना आ गया, उससे और ज्यादा पड़ा। लेकिन आशीष जी, योगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे रहे हैं। इस साल के अंत तक ही, आखिर तक ही 1 लाख नौकरी दे दी जाएगी। देखिए, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लीजिए, जैसे जी बताइएगा आज तक कहीं भी किसी कोई काला धन या उसकी जो जानकारी है वो भी पिछले 6-7 सालों में कहीं पब्लिक को नहीं उपलब्ध कराई गई। जिन बातों का जिक्र किया गया था, जिन बातों को सामने रख करके वोट मांगे गए थे, वो ये थी कि भाई हम काला धन जो विदेशों से उस बैंक में है उसको वापस लाएंगे, उनके नाम जो है सार्वजनिक किए जाएंगे जिन लोगों का धन हुआ। आप देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पब्लिक ने बहुत उम्मीद लगाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। लेकिन आशीष जी, मुआसरत चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ मैं। अगर आवाम सरकार की कारकर्दगी से खुश नहीं होती तो दूसरी बार क्यों मैंडेट दिया जाता? आवाम ने चाहा तभी तो सरकार आई, बीजेपी आई। देखिए, जब जो चुनाव जब हुआ था, आप याद करिए, तो चुनाव से ठीक पहले कुछ घटनाएं जो है हमारी सीमा पे ऐसी घटी जिनके कारण अगर आप उससे पहले का सर्वे लेते और पुलवामा और उसके बाद का आप नतीजा देखें, तो अगर आप पाएंगे कि अगर यदि पुलवामा और ये बालाकोट और ये सब नहीं हुआ होता तो कोई कारण नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनती। आप किसी भी जानकारी व्यक्ति से या किसी आम आदमी से पूछिए कि अगर बालाकोट और पुलवामा नहीं हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। लेकिन क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं घटी तो देश में एक ऐसा माहौल बना और उस माहौल का आशीष जी, आप सरकार दोबारा आने पे दूसरे मसाइल से यहाँ पर देख रहे हैं, वजूहात यहाँ तलाश रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आबादी को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर क्या दिक्कत है? आप इसकी हिमायत करते हैं? क्योंकि शुरू में आपने बोला आपको पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हिमायत करते हैं आप इसकी? देखिए, अभी पहली बात यह है कि मैं पूरी तरह अभी जो कानून आया है, मैं उसके जो जितने पहलू हैं उनको मैं पूरी तरह अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, तो उस पर विशेष टिप्पणी अभी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। जब एक बार मैं पूरा पढ़ लूँ कि उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, तभी मैं उस पर एक जो है निश्चित रूप से टिप्पणी कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी उसे पूरा पढ़ा नहीं है कि सरकार ने क्या क्या उसमें। अगर आप चाहे तो मैं बता दूं आशीष जी, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता दूं, पूरा ड्राफ्ट आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहे तो मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा। जी बिल्कुल। इस विधेयक में
ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसकी खास बात है मैं आपको बता देती हूँ। राज्य विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है और इसमें 19 जुलाई से राय मांगी गई है। ईमेल या डाक के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। विधेयक के कानून बनने के बाद क्या होगा? 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। कानून का उल्लंघन ना करने का शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान हुई तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का भी प्रस्ताव है। ये सारे सियासी पेज है जो मैं आपको बता रही हूँ। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की भी सिफारिश की गई है। इसके फायदे क्या क्या है? फायदे मैं आपको बता देती हूँ। एक बच्चे के माता पिता को कई तरह की सहूलियात मिलेंगी। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले नसबंदी कराते हैं तो उन्हें कई फायदे मिलेंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजना में छूट जैसे फायदे मिलेंगे। बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट मिलेगी। एक बच्चे के माता पिता नसबंदी कराते हैं तो बच्चे को 20 साल तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बच्चे को बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये इसके नुकसान है। 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। 2 से ज्यादा बच्चों वाले पेरेंट्स चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का फायदा नहीं मिलेगा। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब बताएं सर। देखिए, जैसा आपने कहा अभी एक तो इसमें नसबंदी शब्द जोड़ा गया है। मैं समझता हूँ ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा एक बार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्राइम मिनिस्टर थी तब भी नसबंदी जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की गई, जो कि सही नहीं था। उसी तरीके से अगर आप नसबंदी छोड़े, अगर आप इसमें ये जोड़ देते कि एक बच्चे, आप इसमें नसबंदी की बाध्यता ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कई बार कोई चाहे कि मेरे 2 बच्चे हों या किसी एक बच्चे की डेथ हो जाए, बहुत ऐसा होता है, तो क्या वो माँ बाप अगर वो नसबंदी करा लेंगे तो वो तो दोबारा उनके यहाँ बच्चा हो ही नहीं पाएगा। अगर उन्होंने एक बच्चे के बाद नसबंदी करा ली, मान लीजिए किसी बीमारी, एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, कभी वो दोबारा शादी करना चाहता है, तब उसके बच्चे कैसे हैं। ये बहुत से व्यवहारिक पहलू हैं जिनको कि मैं समझता हूँ कि सोच विचार नहीं किया गया है। केवल आशीष जी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो ये फायदे मिलेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको कराना ही है। नहीं, एक तरीके से बाध्यता करती है ना कि आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब आप नसबंदी कराएंगे, आपको प्राथमिकता तब मिलेगी जब आप नसबंदी कराएंगे। तो बात व्यवहारिक होनी चाहिए। मतलब इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केवल एक माहौल बनाने के लिए जो घटनाएं चल रही हैं, जो घटनाक्रम देश में चल रहा है, उससे हटाने के लिए इन चीजों को पब्लिक के सामने एक टाइम पर रखा जा रहा है। वही मैं कह रहा था कि व्यवहारिक नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आप ये कहते कि हाँ एक बच्चा है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपको वरीयता मिलेगी, तो अच्छा होता। आपने शब्द नसबंदी उसके साथ जब जोड़ दिया तो आपने एक तरीके से उसके ऊपर बाध्यता लगा दी। भाई मैंने कहा ना, व्यवहारिक नहीं है ये चीज। ठीक है आशीष, व्यवहारिक होना चाहिए। जैसे आप इस पॉइंट से आपको दिक्कत है, इसका जवाब मैं लूंगी शमशी साहब से। इसका जवाब मैं लूंगी शमशी साहब। सवाल है कि योगी सरकार को ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब है कि आबादी को कंट्रोल करना। वाज़ेह रहे कि 2011 में जो सेंसेक्स हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके बेस पर उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की कुल जो आबादी थी वो करीब 19 करोड़ 98 लाख थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 23 करोड़ हो गई है। मतलब 10 साल में यूपी की आबादी में करीब 3 करोड़ का इजाफा हुआ है। इसलिए ये पॉलिसी लाई गई है सरकार की तरफ से, यही कहा जा रहा है। शमशी साहब, जैसे कि आशीष साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जो एक पॉइंट इसके अंदर जोड़ा गया नसबंदी को लेकर, इसको वो ठीक नहीं मानते हैं। तो उसका भी प्रावधान है, उसका भी तरीका है कि भाई 19 तारीख तक जो है आप अपनी जो भी सुझाव देना चाहते हैं वेबसाइट पर, आप ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए आप उसमें सुझाव दे सकते हैं। वो वाजिब होंगे तो उन पर अमल भी किया जाएगा। ये भी प्रावधान किया गया है। फिर अपोजिशन क्यों हमलावर? देखिए, आशीष जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा की बात कहा कि जब इलेक्शन होता है तो आपने देखा कि माहौल हमारे पक्ष में था, उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया और यहाँ का अटैक हो गया, वहां का अटैक हो गया, दुनिया भर की बातें उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा काम कर दिया था कि लोग उनको सर पे बैठा ले हुए थे। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि जनता ने ही उनको नकार दिया?
तो जब ऐसे आदमी पूरी तरीके से फेलियर हो जाते हैं, तो हमने पहले ही कहा कि उनको सिर्फ और सिर्फ हर बात पर मजम्मत करना है, हर बात का विरोध दर्ज करना है, हर बात पर हमलावर होना है। हमारे यहाँ सारे रास्ते खुले हुए, इसीलिए पहले जनता की राय मांगी गई है कि 19 तारीख तक वो अपनी जो है शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, अपनी राय मशवरा दे सकते हैं। उसके बाद ये कानून पूरी तरीके से अमली जामे में पेश किया जाएगा। तो ऐसी तो कोई गलत बात इसमें है नहीं कि आज से ये कानून नाफिज हो गया और सबके सर पर आदमी सवार हो गया है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। पुराने जो भी है, जिनका भी परिवार बढ़ा है, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन देश को एक मॉडल बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को एक मॉडल बनाने के लिए, तरक्की याफ्ता प्रदेश बनाने के लिए जरूरत पड़ रही है कि यहाँ पर आबादी को कंट्रोल किया जा सके। और काफी दिनों से आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था, काफी दिनों से पोस्टर बैनर सरकार के जरिए, टीवी के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये बातें कही जा रही थी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। लेकिन उसके बाद भी अगर जनता नहीं मान रही है तो हमको कानून को नाफिज करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहली शुरुआत की गई है और हम आभारी हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने इसमें पहल करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और आज आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में ये कानून नाफिज हो जाएगा। उसके बाद ये फिर अपना मुंह बंद कर लेंगे। तो इनको तो जरूरत होती है कुछ ना कुछ बोलने की, बोलते रहते हैं। तो हमको इनके बोलने के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमको अपना काम करना है, हमको अपने आवाम का ख्याल रखना है, हमको अपने प्रदेश की तरक्की करना है। इसलिए हम लेके चल रहे हैं। अब रह गई नसबंदी के बाद जिन्होंने कहा, तो सही कहा है इन्होंने, लेकिन हाथ से ऐसा नहीं है कि इनके एक बच्चा हो तो उसके इंतकाल हो जाए तो फिर दूसरा बच्चा कैसे पैदा हो। 2 बच्चों के लिए कहा गया, आप 2 बच्चे कर सकते हैं। ये अलग बात है कि एक बच्चे के लिए जो है तो खास सहूलियतें दी गई, दूसरे बच्चे के लिए खास सहूलियतें नहीं दी गई हैं। ठीक है। सैफ खान साहब हमारे साथ कांग्रेस लीडर भी जुड़ गए हैं, उनका भी खैर मकदम करते हैं। सैफ साहब, आपका भी खैर मकदम है इसी सलाह में। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सैफ साहब? जी बिल्कुल। सैफ साहब, नई पॉलिसी से आप वाकिफ होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो लॉन्च हुई है पॉलिसी, कांग्रेस की तरफ से उसकी मुखालिफत की जा रही है। सलमान खुर्शीद बयान देते हैं, एक मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया है, उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगी और आगे फिर इस पर डिस्कशन हम करेंगे। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि नई जनसंख्या नीति लागू करने से पहले सरकार के मंत्री और नेता अपनी वैध अवैध संतानों के बारे में जानकारी दें। ये किस तरह का बयान? देखिए, सबसे पहले मैं योगी जी के जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी है जिसके ऊपर वो लेके आए जी, मुझे लगता है कि ठीक है, एक अच्छी बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज की हम जो है हमारे देश में बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है पहले से बनी हुई। हम दो और हमारे दो का जो है हमेशा से ही ये एक पॉलिसी रही है हमारे देश में जो है और लागू रही है, जिसको हम सबके सब जो है फॉलो कर रहे हैं हम। मगर एक अचानक बहुत एक जो है नंबर चेंज जो है देखते हैं, जो ये भी देखते हैं कि आगे 2023 या योगी जी जो क्लेम कर रहे हैं आगे चल के 1.9 हो जाएगा या ग्रोथ रेट जो है वो कम होता जाएगा। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है प्रैक्टिकली ग्राउंड स्तर पे, इनके योगी जी कभी भी जो है प्रैक्टिकल बात तो वो करते नहीं है। कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है वॉयलेंसेस यानी कम्युनल वॉयलेंसेस नहीं होते, जबकि सबसे ज्यादा कम्युनल वॉयलेंसेस जो है किसी भी स्टेट में अगर रिकॉर्ड हुए हैं तो वो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसका डेटा जो है वो पार्लियामेंट में दिया गया था। 822 कम्युनल वॉयलेंसेस, 60 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड किए गए थे पार्लियामेंट में जब योगी जी जो है सीएम बने थे। तो योगी जी जाके दूसरी स्टेटों में ये भी कह रहे थे उस वक्त कि मेरे राज्य में जो है कम्युनल वॉयलेंस नहीं हुआ। तो ये मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि योगी जी का हमेशा ये जो तरीका है झूठ बोलने का या गलत बात बोलने का, तो वो तो हमेशा ही रहता है। एक गलत नीतियां एग्जाम्पल जो है वो सेट करने की जो पॉलिसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सेट करते हैं और ये शो करते हैं कि मैं करने वाला हूं, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस पर कैसे चला जाएगा, उस पर कैसे लागू किया जाएगा, ऐसे जरूरी स्टेप जो है वो कभी फॉलो नहीं होते। आपने अभी कोरोना काल में भी देखा होगा कि योगी जी ने कहा था कि हर हॉस्पिटल्स में जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं और वेंटिलेटर जो है वो नई पॉलिसी का बात करते हैं। इस मौजू पे हम बहुत बात कर चुके हैं। नई पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसे मैं समझना चाह रही हूँ कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस नई पॉलिसी को लेकर। देखिए, हमारे देश में पहले से मैंने आपको बताई है कि हमारे देश में पोल्यूशन इसको पॉपुलेशन को लेकर हमेशा से पॉलिसी रही है और हम दो और हमारे दो की जो पॉलिसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लेके आई थी।
मगर उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट जो है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मौजूदा मुद्दा है हमारे देश का। जो है हम अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, हाँ, जो है हम हमेशा से इसे फॉलो करते आ रहे हैं और लोग जो है उसको फॉलो करते आ रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। मगर अब जो पॉलिसी सामने देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत सारा फेयर और डिफरेंस जो योगी जी ने दिखाया है कि अब ये दिखा करके दिखाएंगे, उसको मैं मौजूदा मुद्दे को जो है या मौजूदा जो पॉपुलेशन हो को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ग्राउंड स्तर पे, ये नहीं बताया गया है। हमने ये पॉलिसी जब लेके आए थे तो उसको जो है काफी लोगों ने फॉलो किया है। आज काफी घरों में अगर आप ये बात करते हैं तो हम दो और हमारे दो की जो है पॉलिसी लोगों ने हमारे देशवासियों ने उसको फॉलो किया है, उसके ऊपर चल भी रहे हैं। मगर अब पॉलिसियों में अब ये जो फेरबदल और ये जो अजम्पशंस जो हैं और ये जो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, यानी ये बोलने की, जैसे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे दिन आएंगे, बुलेट ट्रेनें चलेंगी, स्मार्ट सिटियां होंगी, जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होगा, पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे वादे जो है सर साहब, फिर कैसे कंट्रोल होगा पॉपुलेशन? मैं समझना चाहूंगी कैसे कंट्रोल होगा पॉपुलेशन? 4 दहाइयों से लोगों को बेदार करने की लगातार कोशिश हो रही है। सैफ साहब 4 दहाइयों से लोगों को बेदार करने की भरपूर कोशिश हो रही है। तमाम स्लोगन भी आपने देखे होंगे, हम दो हमारे दो। लोगों को बेदार करने के लिए मुहिम भी चलाए गए, लेकिन क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हुई? ऐसा नहीं हुआ। अब एक सख्त कानून बनने जा रहा है ये। अगर इस कानून के तहत पॉपुलेशन कंट्रोल होती है तो दिक्कत क्या? हालांकि इस पर काम होगा, अमल में आने में से वक्त लगेगा, लेकिन मसौदा तैयार कर दिया गया है और 19 तारीख तक की एक डेडलाइन भी दी गई है कि भाई अगर इससे कोई दिक्कत है तो आप उसमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। देखिए, अच्छी बात है कि आप जो है पॉपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं, और पॉपुलेशन के बारे में सोचने में एक सख्त कानून की अगर आप बात करें तो क्या हम इसे चाइना बनाने वाले हैं कि अगर जहां चाइना में एक और बर्थ के ऊपर या सेकंड बर्थ के ऊपर जो है आपको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन वो करनी पड़ती है, उसके बाद वो जब्त भी हो जाती है। तो काफी देशों में जो है, कुछ देशों में जब पॉपुलेशन की दिक्कत है वहां सख्त कानून बनाने के लिए, तो क्या हमारे देश में अब ऐसे सख्त कानून के जो है पॉलिसीज आ जाएंगी जिसमें यानी अगर कोई थर्ड चाइल्ड हुआ या सेकंड चाइल्ड के बाद थर्ड चाइल्ड हो रहा है तो अब क्योंकि नई पॉलिसीज आके जाके जो डिक्लाइनिंग में दिखाई, तो सेकंड चाइल्ड पे भी क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे देश में आ जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 19 तारीख को जो बैठक होगी उसमें सुझाव में जो है बैठ के जो है इन सब बातचीत में जो है आगे जाके डिसीजन लेने में, लेकिन पार्टियों को ऐसा तो नहीं है कि और इस मौजूदा सरकार को जो है सुझाव लेने में दिक्कत ना हो और बैठ के पॉपुलेशन के सिलसिले में बात हो रही है। बहुत गंभीर हमारे देश के अंदर ये पहले से समस्या रही है और अब जो है अगर इस पे सख्ती एकदम ही देखिए, सख्त कानून मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस कानून को फॉलो करेंगे तो जो फायदे आपको हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो जो सहूलियात दी जा रही हैं उससे आपको महरूम रहना पड़ेगा एक तरीके से 2 बच्चों के बाद। तो ये कानून इसलिए है, अगर आप अमल करते हैं तो फायदे उठा पाएंगे, नहीं अमल करते हैं तो महरूम रहेंगे। देखिए, हमेशा से हमारे देश में देखिए ये तो पॉलिसी रही है। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो जब कमलनाथ जी सरकार में थे, अपनी मुख्यमंत्री उसमें थे, तो उन्होंने ऐसी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो है ऐसी फैसिलिटीज निकाली थी। और अगर आप थर्ड चाइल्ड वो करते हैं तो आपको जो है कुछ फैसिलिटीज से जो है आप महरूम रह जाएंगे। तो ऐसी ही हमेशा जो है पॉलिसीज जो है निकल के आती हैं। कितनी फॉलो होती है वो चीज प्रैक्टिकली ग्राउंड स्तर के ऊपर या कितनी जनता फॉलो करती है, ये आगे देखने वाला सवाल है। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इससे पहले जो दूसरी रियासतें हैं वहां पर भी इस तरह के कानून लगे हुए हैं लोगों को बेदार करने के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। मैं एग्जांपल दूंगी, राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में तीसरा बच्चा है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 2 से ज्यादा बच्चे पर चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात के अंदर भी है, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। महाराष्ट्र में 3 बच्चे तो निकाय चुनाव के लिए आप कैपेबल नहीं होंगे। ओडिशा में भी है, उत्तराखंड में भी है 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही ऐसा होने जा रहा है। फिर एक पार्टी विशेष को ही क्यों हमेशा, बीजेपी को ही क्यों हमेशा निशाने पर लेना? नहीं, देखिए, बीजेपी को निशाने पे लेना, देखिए पॉलिसियां बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना और कितनी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये मैंने आपको मौजूदा आपके चैनल के ऊपर जो है एग्जाम्पल्स दिए
चाहे वो कोरोना काल की बात करें या चाहे आप कम्युनल वायलेंस की बात करें, तो ये कुछ नहीं एग्जांपल्स सैफ साहब, अभी तो पॉलिसी बनने जा रही है ना, अभी तो इसमें और जो कुछ संशोधन हो सकता है उसके लिए भी प्रस्ताव मांगा गया है 19 तारीख तक। अभी बनने जा रही है पॉलिसी अभी पूरी तरह से अभी नाफिज नहीं हुई है, उससे पहले ही सियासत हो गई है। नहीं देखिए, सियासत का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से जो है विपक्ष जो है अपनी तरफ से सुझाव देते हैं। हमारे देश में जैसे मैंने बताया कि पॉलिसीज पहले से ही जो है कुछ राज्यों में चलती आ रही, केंद्र की तरफ से हम दो और हमारे दो की तरफ से जो एक आपका स्लोगन भी है कि हम जो है सब लोग जो है फॉलो करें। मगर अब किस इम्प्लीमेंटेशन से कैसे आप इम्प्लीमेंट इस चीज को किया जाएगा जो है, और इसके ऊपर अगर कुछ और मेजर अगर किसी को चार्ज होंगे तो उसकी क्या गिरफ्तारी भी हो जाएगी, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है डिस्कशन करने के लिए लायक है कि अगर जो है उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही और उसके फोर्थ चाइल्ड हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे देश में से उस परिवार को या उस फैमिली को जो है वो झेलनी पड़ेगी। ये भी आगे चल के जो है हमें देखना पड़ेगा, और उसको और ऐसे केसेस को जो है हमें सब लोगों को एक यूनियन की तरफ से, केंद्र की तरफ से, जैसे हमने जिक्र किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पॉलिसी पहले से जो है हमारे देश में बना रखी है, उससे कैसे हम सही तरीके। राजस्थान में क्या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हुई है? 2 बच्चों से ज्यादा जो बच्चे पैदा करते हैं उनके साथ किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हुई है? चीज में हो सकता है। चलिए, शमसी साहब मेरे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। शमसी साहब, इल्जाम आप पर लग रहे हैं, आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आवाज सुन पा रहे शमसी साहब? जी सुन रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आपकी कथनी और करनी में फर्क है, ये इल्जाम है आप पर। शमसी साहब आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है, बाद में जुड़ेंगे तो ये सवाल हम उनसे लेंगे। जी सैफ साहब बताइए मुझे, अभी अपोजिशन जमातें, समाजवादी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं, कांग्रेस का जिक्र करूं, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रही हैं। क्यों ये सवाल है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन है इस वजह से फायदा लेने की कोशिश है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अब उत्तर प्रदेश और 5 ऐसे स्टेट है जहां पे इलेक्शन होने वाले। भारतीय जनता पार्टी या तो कोई भी कम्युनल वायलेंस का मुद्दा या कोई भी ऐसे जो है झूठे अपने वादे करके जो है, वो केंद्र में भी 2014 में सिर्फ झूठ बोल के आए थे, अच्छे दिन के वादे किए गए थे, बुलेट ट्रेन के वादे किए गए थे, पेट्रोल और डीजल की ये वादे किए गए थे कि आपको जो है सस्ता मौका, हम जो है सरकार जो है आपको सस्ता प्रोवाइड किए जाएगी। ऐसा कोई भी चीज जो है हमारे देश में देखने को मिली नहीं, ना कभी हुई। आज जीडीपी के हालात देख लीजिए, माइनस जो है 24% पे है। बेरोजगारी पे देख लीजिए, आज जो है 40% की बेरोजगारी, हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है हमारे देश में आज तक बेरोजगारी या माइनस जो है जीडीपी की। हम अगर ये बात करते हैं, फिर हम ये बात करें कि नीतियां हम जो है कैसे हमारे देश को अब ये संभाला जाएगा, या हम कैसे, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो खत्म हो गई हमारी, जो है एक्सपोर्ट खत्म हो गई है हमारी, जो है हमारे देश में जो है इस वक्त ही नहीं, आप ये कहेंगे कि कोरोना काल की वजह से नहीं, कोरोना काल के आने से पहले भी हमारी बेरोजगारी हर साल जो है लगातार बढ़ती गई है, जब से 2014 में मोदी जी यहाँ पे हमारे देश में आए। तो कहने का मकसद, और ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ और दर्शकों को ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक हमेशा जो वादा करने की नीतियां जो हमेशा लेके आते हैं सामने, एक अच्छे सुनहरे दिन जो दिखाया जाता है, एक सपना जो दिखाया जाता है कि जनता को ये फायदा होने वाला है, ये होगा या ये होगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी जो है नहीं होता है। पॉलिसी पेपर्स में दिखाई जाती हैं कि हम ये कर रहे हैं साहब, जो वो इम्प्लीमेंट कभी भी ग्राउंड स्तर पे होती नहीं है, ना कभी होते हुए कभी नजर आती है। इनफैक्ट हमारे देश का इतना बदतरीन हाल जो है। शमसी साहब से पूछ लेती हूँ मैं कि भाई पेपर में तो होती है, जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखती है, जमीनी हकीकत क्यों नजर नहीं आती पॉलिसीज की? शमसी साहब, इल्जाम है आपके ऊपर कि आप ऐलान तो करते हैं लेकिन उसे अमल में नहीं लाते हैं, कथनी करनी में फर्क है आपके। हम तो इल्जाम तो लगता ही रहेगा, जब से हम बैठे हुए हैं सियासत में, जब से हम बैठे हुए हैं सत्ता में, तब से कांग्रेस के पास इल्जाम दराजी के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाने का काम रह गया है। अभी हम ये कानून न बनाते तो ये इल्जाम लगाते कि भाई आबादी ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कंट्रोल करे और कानून बनाए, ये कानून इसलिए नहीं बना रही है कि जनता नाराज हो जाएगी। आप देखिए कि इलेक्शन के मौके पर इस तरीके से इतना सख्त कदम अगर सरकार ने उठाया है तो इसकी कोई बड़ी से बड़ी वजह रही होगी ना। अब अगर इनका कहना है कि जनता के हक में नहीं है
तो हो सकता है जनता हमसे नाराज हो जाए। इसके पहले भी हमने जो कानून बनाए थे इनके बकौल इनके कि वो जनता के हक में नहीं थे, तो ऐसा तो है ना, जनता अगर हमसे नाराज होती तो दोबारा हमको सत्ता पे क्यों बैठाती। तो इसी तरीके से जब जनता को इसका फायदा, आवाम को इसका फायदा समझ में आएगा कि ज्यादा आबादी से क्या नुकसान हो सकता है। चतुर्वेदी जी अपना परिवार चला रहे, चतुर्वेदी जी खुद बनाएंगे कि बताएंगे कि उनके घर में परिवार है तो कितने बच्चे, कितने परिवार उनका कितना बड़ा है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या परेशानियां आती है। छोटा परिवार होता है, छोटी फैमिली जब होती है तो बहुत सी छोटी छोटी जरूरतें हमारी पूरी हो जा सकती हैं। तो इतना बड़ा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है तो आप समझ लिए कि इसमें कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई आवाम का ही फायदा होगा और हम उसको यकीनन ग्राउंड पर दिखाएंगे। कांग्रेस की सरकार भी रही है मरकज में, यूपीए 1 यूपीए 2 का ही मैं अगर जिक्र कर लूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं कांग्रेस की जानिब से इस तरह का कोई ठोस कदम उठाया गया, कोई सख्त फैसला लिया गया। बेदार तो लोगों को करने के लिए तमाम स्लोगन लॉन्च किए गए, लेकिन क्या अमल हो पाया? आज हमारे देश में हमारे स्लोगन की वजह से ही जो है हमारे दो की पॉलिसी जो है एक हमारे देश में है और वो भी केंद्र की तरफ से निकाली गई, जो ज्यादातर सब राज्य जो है फॉलो कर रहे हैं। कुछ कुछ चेंजेस जो है कुछ कुछ स्टेट्स में हो जाते हैं, मगर हम दो और हमारे दो की ही पॉलिसी हर स्टेट में है अभी तक बरकरार। तो ये हमारी तरफ से जो पॉलिसीज बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या नई पॉलिसी निकाली है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनको ढंडोरा पीटने के अलावा कुछ और तो आता नहीं है। अभी मैं इनसे ये पूछ रहा था कि भाई कह रहे हैं इल्जाम लगाते रहते हैं। रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा इल्जाम लगाते रहते हैं। अच्छा साहब मुझे बताइए कि हम एज ए विपक्ष ये सवाल भी आपसे ना पूछे कि हमारे देश में आज तक इतनी बेरोजगारी 40% पे पहुंच चुकी नहीं हुई। हमारे देश में यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान 10.8% जीडीपी ग्रोथ 3 मरतबा पहुंची। आज जीडीपी ग्रोथ -24% पे। आपने बोला कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, हर जगह जो है ये हमारी गरीबी, आपने देखा जीएचआई के ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा, हमारे देश की गरीबी कितनी और भूखमरी कितनी बढ़ गई है। देखिए मैं ये सवाल इससे पूछ रहा हूं कि ढिंडोरा पीटने का जो सवाल है, ये जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नाटक करती रहती है और ये शो करती है कि साहब जो है हमने ये पॉलिसी लेके आ गए और हम इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। काफी राज्यों में ऐसी पॉलिसियां हैं, खुद अभी जो है एंकर साहिबा ने बताया, आप दर्शकों को मालूम है केंद्र की तरफ से पॉलिसीज काफी पूरे स्टेटों में फॉलो हो रही है। हमारे सब नागरिकों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए पॉलिसीज हैं। क्या नई पॉलिसीज जो है आप लेके आए हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, और अगर इसमें कुछ चेंजेस ऐसा आप लेके आ रहे हैं कि आपको सरकारी जॉब ये पॉलिसी लेकर आए हैं, पॉलिसी है योगी सरकार ये पॉलिसी लेकर आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको इसमें ठीक है सैफ साहब सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि और जगह भी पॉलिसीज है, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये पॉलिसी आबादी कंट्रोल करने वाली जो पॉलिसी आई है उसकी आप हिमायत नहीं कर रहे। आपको इसमें खराबी क्या नजर आ रही है? एक मिनट शमसी साहब, खराबी आप बता दीजिए, क्या इसमें खराबी है? देखिए मैं तो कहता हूँ ये तो ढिंडोरा पीटने का सवाल है। वक्त तो दीजिए साहब वक्त तो दीजिए। अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये पॉलिसी नाफिज होगी, वक्त तो दीजिए। कोई भी पॉलिसी बनती है उसको नाफिज होने में, उस पर अमल होने में वक्त लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हथेली पे सरसों जमा लेंगे आप, ऐसा तो है नहीं। कोई भी पॉलिसी बनती है उसमें वक्त लगता है। मैं वही कह रही हूँ कि आज लॉन्च हुआ है और आज ही मुखालिफत। अगर किसी पॉइंट पर अपोजिशन को दिक्कत है कि ये पॉइंट गलत है, इस पर संशोधन होना चाहिए या इसको इस तरीके से होना चाहिए, आप अपने सुझाव रखिए। लेकिन हर चीज की एक मुखालिफत करना, क्या सिर्फ अपोजिशन का यही किरदार है? नहीं, देखिए सुझाव की बात करते हैं तो पहला सुझाव मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 30 जनवरी को जब कोरोना काल का शुरुआत होने वाली थी, जब पहला केस केरला में रजिस्टर हुआ था, तब राहुल गांधी जी ने सुझाव दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि एक बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ा आपदा हमारे देश में आने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। उस वक्त सुझाव देने के पार्टी में नहीं माना जाता, उस वक्त नमस्ते ट्रंप हो रहा था।
अगर उस वक्त जो है कोरोना के फैलने से, लोगों के इंपैक्ट में आने से, लोगों के साथ में खड़े होने से और जो है सांस लेने से और हवा में साहब मैं आपसे पूछ रही, कोई आप मुझे एक ऐसा कोई पॉइंट बताइए जिससे आपको दिक्कत है, आप फिर कोरोना काल में पहुंच जा रही हैं, राहुल गांधी जी को बीच में ले आ रही हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कांग्रेस को इस पॉलिसी से दिक्कत है तो वो पॉइंट बताए, वो डिस्कस करें। आप 19 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं, आप अपनी राय भेजिए वहां पर। नहीं ऐसे आदमी का उदाहरण दे रहे हैं पूरे तरीके से फेलियर है, मगर जो अपना परिवार नहीं चला पा रहे, वो देश के बारे में क्या वो राय देगा, उसकी राय हमारे लिए। देखिए ये प्रोग्राम ना मैं राहुल गांधी और क्या कहते हैं कोरोना काल पे करने के लिए नहीं ये डिस्कशन हम कर रहे हैं, हम नई पॉलिसी को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप मौजू से भटक रही हैं, ठीक है। बहरहाल वक्त की पाबंदी है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। इसी के साथ आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने दिया, आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपना वक्त देने के लिए। लेकिन आवाम को समझना होगा, आबादी कंट्रोल करने का जो एक इशू अब बना हुआ है उत्तर प्रदेश की, अगर खासकर मैं बात करूं, आबादी जिस लिहाज से बढ़ रही है उसमें नुकसान किसका है, आवाम का नुकसान है या सियासी लीडरान का नुकसान है, इस पर आप गौर कीजिएगा। फिलहाल आज के नजरिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।